Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about impacts of flood in Pakistan और consequences of flood in Pakistan. आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविंस में कितना नुकसान हो चुका है और सेकेंडली कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और आगे हम लोग क्या क्या फेस करेंगे इन फ्यूचर, हम वो सब कुछ देखेंगे. बट उससे पहले, टॉपिक का स्टार्ट लेने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात से मैं स्टार्ट करूंगी. आज की अच्छी बात ये है कि ये जो वक्त पाकिस्तान पर आया है ये हमारा बुरा वक्त है और ये सियासत करने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करने का वक्त नहीं है. ये वक्त है सिर्फ़ और सिर्फ मदद करने का. जितना हो सकता है, जितनी औकात है जिस चीज़ की, बस उनकी मदद करो जिस तरह हो सकता है. शायद वो मदद करने से जो इम्पेक्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, शायद वो कम हो सकें. ठीक है, तो अब स्ट्रेट अवे आते हैं अपने टॉपिक पर. ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है जिसमें पाकिस्तान डूबा हुआ है, 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूब चुका है. ठीक है, ये बेसिकली पानी जो सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बिलियंस ऑफ डॉलर का पानी है. ये वो पानी है जो कि पीने वाला पानी है, जो कि आपको इस टाइम किस तरह का नज़र आ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं. ये जो इस तरह से वेस्ट हो चुका है 21वीं सदी में, इस तरह का मिसयूज़ पानी का शायद ही किसी कंट्री में हो जिस तरह का पाकिस्तान में हुआ है. ये पानी का मिसयूज़ हुआ है. ठीक है, तो बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हुए ही हैं, लेकिन उसके साथ पानी भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है. ठीक है, अगर हमारा ये जो पानी है, अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, डैम्स बन जाते हैं, उनमें सेव कर लेते हैं, हर डैम्स पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्ट करते, तो पाकिस्तान में जो बिजली है वो बहुत ही सस्ती होनी थी, बहुत ज़्यादा सस्ती. बट ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. तो मैं स्टार्ट लूँगी थोड़ी सी हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. हम देखते हैं कि फ्लड्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं. क्या ये फ्लड इस साल या 2-3 साल पहले से स्टार्ट हुए हैं या इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है? देखिए, तकरीबन हर साल ही पाकिस्तान फ्लड को फेस करता है. ठीक, लेकिन स्टिल मिसमैनेजमेंट है. स्टिल हमने किसी किस्म की प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया, हमने किसी किस्म के डैम्स नहीं बनाए हैं. तो अगर मैं पिछले 20 सालों की बात करूं तो तकरीबन 10,000 से 11,000 लोग इन फ्लड्स की वजह से मारे जा चुके हैं और आगे आने वाले सालों में भी फ्लड्स आएंगे और मज़ीद लोग मरते जाएंगे. क्लियर? पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. और उन एक्सट्रीम इवेंट्स में, मतलब आप उन एक्सट्रीम इवेंट्स को नेचुरल डिज़ास्टर भी कह सकते हैं. ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं उनसे तकरीबन 3.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है पाकिस्तान को. अब मैं ज़रा देखती हूँ कि फ़्लड कब से आना शुरू हुए हैं पाकिस्तान में. 1995 से स्टार्ट हुए हैं भाई फ्लड्स आना पाकिस्तान में. 2003 में सिंध में फ्लड आया. ठट्ठा का जो डिस्ट्रिक्ट है वो बैडली इफ़ेक्ट हुआ. ठीक, 2007 में KPK में, सिंध में एंड एज वेल एज कोस्टल बलूचिस्तान में फ्लड फेस किया गया और इसके बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देखे गए. देन 2009 में अगेन कराची में फ्लड आया. 2010 में फिर से मैसिव फ्लडिंग हुई. ये इतना स्वेयर फ्लड था, मतलब जो 2022 में हम लोग अभी फेस करें फ्लड उतना स्वेयर नहीं था. बट जितने भी फ्लड पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए हैं, 2010 वाला और 2022 वाला ये ज़्यादा स्वेयर हैं. इन्होंने मैसिव डिस्ट्रक्शन की पाकिस्तान में. सो 2010 में मैसिव फ्लडिंग, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तान वॉज इफ़ेक्टेड. पूरा पाकिस्तान इसमें इफ़ेक्ट हुआ था. जैसे कि इस टाइम पूरा पाकिस्तान इफ़ेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह उस वक़्त 2010 में भी पूरा पाकिस्तान इफ़ेक्ट हुआ था. 2011 में फिर से सिंध में आया फ्लड. 2012 में KPK, साउदर्न पंजाब एंड अपर सिंध, इन सब में फिर से फ्लड को फेस किया. 2013 में फ्लड की वजह से तकरीबन कोई 80 लोग फिर से मारे गए. 2014 में जम्मू कश्मीर एंड एज वेल एज पंजाब में फ्लड आया. बट स्टिल
डैम नहीं बना। काला बाग डैम अगर बन जाता तो शायद इतना नुकसान ना होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई अगर काला बाग डैम बनाना है तो उससे पहले हमारी लाशों पर से गुजरो फिर डैम बनेगा। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान में डैम्स नहीं बनेंगे और यही हाल होगा। आप लोग देख सकते हो तकरीबन हर साल ही फ्लड को फेस करना पड़ रहा है। उन लोगों का क्या कसूर है जो सिंध में रहते हैं। देन है जी 2019 में पाकिस्तान फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स, पाकिस्तान में फिर से फ्लड एंड स्टॉर्म्स को फेस किया। 2020 में कराची रिसीव दी हैवीएस्ट रेन, ये ऑन रिकॉर्ड बहुत हैवी रेन थी इन अ सिंगल डे। तकरीबन 12 घंटों में 31 मिलीमीटर रेन लैश्ड आउट इन कराची। ये बहुत हैवी रेन थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी 2021 में अगैन इस्लामाबाद में फ्लडिंग हुई एंड 2022 आ गया। फ्रॉम जून टू अगस्त, ठीक है, जून से अगस्त अब हम ऑनवर्ड देखते जा रहे हैं कि फ्लड जो है वो स्टिल जाता जा रहा है। तो ये छोटी सी एक हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी क्योंकि आप लोगों को पता हो कि ये कोई पहला या दूसरा फ्लड नहीं है। बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने फ्लड को फेस किया है लेकिन स्टिल हम लोगों ने डैम बनाने की तरफ सोचा भी नहीं है, ठीक है, सोचना हमें पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये सब फ्लड्स क्यों आ रहे हैं भाई, क्या ये नेचुरल डिज़ास्टर है? देखें, बहुत से लोगों ने एक टर्म सुनी होगी ग्लोबल वार्मिंग की। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था कि ज़मीन का टेम्परेचर विद द पैस ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आने वाले सालों में ज़मीन का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद बढ़ जाएगा, मतलब गर्मियाँ शदीद हो जाएंगी। अब बहुत से मुल्क जो से हैं उन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए हुए हैं साइन, और उन्होंने कोशिश की हुई है कि भाई हमने ये जो टेम्परेचर ज़मीन का ये 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाने देना, इसको 2 डिग्री सेल्सियस तक ही मेंटेन रखना है। मैं आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ कि अगर ज़मीन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ेगा तो वो भी बहुत ख़तरनाक होगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने से कम ही ख़तरनाक होगा, ठीक है। तो जितने भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के आ रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, दोबारा फिर से आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत स्पीडली मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से आपका जो सी लेवल है ना वो 12 से 39 इंचेस तक बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा। अब जब सी लेवल बढ़ेगा तो फिर से जो एक्स्ट्रा पानी जो समंदर में होगा, जो समंदर के अंदर जगह नहीं होगी उसको अपने अंदर रखने की, वो फिर बाहर फेंक देगा और बाहर सारे के सारे जो आपकी जो गांव में छोटे ये वो सब कुछ वो तबाह हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान एक्सट्रीम इवेंट्स, अब तक पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम इवेंट्स आ चुके हैं वो तकरीबन कोई 152 आ चुके हैं, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट, जिसमें आपकी मैसिव रेनफॉल हुई है, मानसून रेनफॉल, जिसमें आपके ड्रॉट्स आ जाएंगे, स्टॉर्म्स आ जाएंगे, अर्थक्वेक्स आ जाएंगे, फ्लडिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बड़े एक्सट्रीम इवेंट्स पाकिस्तान ने देखे हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम 2022 में देखें तो तकरीबन $10 बिलियन का लॉस हो चुका है पाकिस्तान में। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि भाई हम लोगों ने जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो हम लोग ने $6 बिलियन का लोन लिया था, ठीक है, और जिसको हम लोग ने डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। बट अब तो $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है भाई, ये किसने भरना है? ये हम सब ने मिलकर एक होकर सबको दोबारा से स्टैंड करना है, सब कुछ दोबारा से ठीक करना है, ठीक है। कैसे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि किस तरह इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। चलें जी, ये मैंने आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना था, थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स बताने थे, थोड़ा से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बता दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविंस में कितना कितना इम्पेक्ट फ्लड का आया है। तो सबसे ज़्यादा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से प्रोविंस जो से वो इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है, केपी के, पंजाब भी, बलूचिस्तान भी, ठीक है। तो ये बहुत से, सिंध भी इवन के, तो डिफरेंट प्रोविंस जो इफ़ेक्ट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान जो से वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। अगर हम ह्यूमन लॉस की बात करें या अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की बात करें तो ये दो प्रोविंस जो से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। सिंध की बात अगर मैं करूं तो सिंध में
402 जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मिलियंस, मतलब 10 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस टाइम डिस्प्लेस्ड हैं, उनके पास, उनके सरों पर छत नहीं है। आप लोग सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो कि आप लोग घर जाना चाहो लेकिन आपके पास कोई घर नहीं हो, आप लोग रोड्स पे रहो और कुछ नहीं पता हो कि भाई कब घर मिलेगा, कब जाएंगे, कुछ ना पता हो। सो हाउ डू यू फील, ठीक है। तो वो लाजमी इमेजिन करें आप लोग। देन जी 57,496 जो घर हैं वो डैमेज हो चुके हैं। कैटल्स 330 जो कैटल्स हैं वो डैमेज हुए, मारे जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है वो डैमेज हो चुकी है, आपकी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 244 पीपल डायड एंड 4,26,897 हाउसेस डैमेज, और इसके अलावा 304,000 एकड़ जो आपकी क्रॉप्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं। 1 मिलियन कैटल हैव ऑल्सो बीन किल्ड, और कोयटा जो कि बेसिकली कैपिटल है बलूचिस्तान का, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। केपीके की बात करूँ तो वहाँ पर 258 पीपल जो उनसे वो मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ जो हाउस हैं वो डैमेज हो चुके हैं। 742 कैटल डायड, और इसके अलावा जो सवात में एक बहुत ही फेमस वहाँ का होटल था, ठीक है, वो भी कोलैप्स हो चुका है। पंजाब में भी बहुत से लोग मारे गए हैं, और जो आपकी फार्म लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था आप लोगों के कौन कौन से प्रोविंस में कितना कितना लॉस हुआ है। अभी तो जब फ्लड पे थोड़ा सा काबू पाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, फिर देखेंगे कि भाई मज़ीद कितना लॉस हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हिट हुआ है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, और आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन स्टेट है। हम लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट किन चीज़ों की करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इफ़ेक्ट हुआ है तो हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी इफ़ेक्ट हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो मज़ीद नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा जी, अब जबकि हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, हमारे लिए पानी का फ़्लो कहाँ से आएगा, कितना आएगा, डैम में कितना पानी स्टोर होगा, रेजरवायर्स कैसे बनाएं, ठीक है, उस पर कितने कहाँ कहाँ से कितनी कितनी बिजली जनरेट करनी है, ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। अगर इस टाइम पाकिस्तान में डैम्स की सिचुएशन हम लोग देखें तो 150 डैम्स आप लोगों को पाकिस्तान में नज़र आएंगे, जिसमें से 10 से 12 जो डैम्स हैं वो बड़े बड़े डैम हैं, बाकी सारे छोटे छोटे डैम हैं। तो अगर इन डैम को सही तरह से कंस्ट्रक्ट किया होता और मज़ीद डैम्स बनाए होते तो शायद आज ये हाल ना होता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करती हूँ भाई, ये मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है इन पाकिस्तान ड्यू टू फ्लड। 45% लॉस इन कॉटन, 45% हमारी जो कॉटन है वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 85% जो खजूरें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, खजूरें मज़ीद महंगी हो जाएंगी अगर नज़र आई तो। 31% लॉस इन राइस, ठीक है, चावल जो उनसे वो 31% ख़त्म हो चुके हैं। शुगर केन क्रॉप्स 77% इफ़ेक्ट हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा वीट प्रोडक्शन स्टैंड्स 17% बिलो, मतलब जितना टारगेट सोचा गया था कि ना भाई इस साल इतनी वीट प्रोडक्शन होगी, उससे 17% कम ही वीट की प्रोडक्शन जो सी है वो देखी जाएगी, ठीक है। अगर मैं सिंध की बात करूँ ना, सिंपल सिंध की, तो सिंध जो है ना वो 48 मिलियन लोगों का एक घर है, ठीक है। सिंध कंट्रीब्यूट्स अराउंड अ क्वार्टर ऑफ द कंट्रीज टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। सिंध बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर की डिफरेंट जो वैरायटी है उसको प्रोड्यूस करने में, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है सिंध, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 22.7% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी इन 2021-2022, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 22.7%, ठीक है, फिस्कल ईयर। अगर हम इसको कंपेयर करें
2022-2021 के साथ, मतलब पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हैं नुमायां तौर पर कि इस साल जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी सब्जियां हैं, टमाटर हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट क्रॉप्स हो गई, वो सारी की सारी हिट हुई हैं और तबाह हो चुकी हैं। आपकी जो सब्जियां वो बहुत महंगी होने वाली हैं। मवेशी जोन से वैसे मर गए, मटन जोन से है वो आप लोग बस अब कभी शायद महीने में खाया करेंगे। और इसके अलावा बहुत से सुवेयर किस्म के इम्पैक्ट आएंगे, क्योंकि कॉटन आप लोगों के सामने है, 45% हमारी कॉटन में लॉस हो गया, कपड़ा भी महंगा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन पाकिस्तान में आ चुकी है। ठीक है, और अगर हम लोग उन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो सोसाइटी में क्राइम रेशियो जो उनसे वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं वुमन की बात करूं तो फसलों में औरतें जो थी वो मतलब कि एज अ वर्कर भी काम करती थी, तो वुमेंस जो सी वो भी जॉबलेस हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो मर्द हैं वो तो ऑटोमेटिकली जॉबलेस होंगे ही। ठीक है, लेकिन वुमेन पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट आएगा। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को में अगर बूम लेकर आना है तो हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि जो इतना लॉस हुआ उसको हम जल्द अज जल्द उस पर काबू पा सकें। So this is all about the impacts of flood in Pakistan. If you have any question, do write your questions in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।